जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, मतलब जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये प्रूव किया था, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है और इसको हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये उसका सेटअप था। सेटअप क्या था? ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ये जो है एक वैक्यूम ट्यूब है, मतलब कि यहाँ से इसका प्रेशर बहुत ही कम होता था। ये एक्चुअली उस टाइम एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब एक डिस्कवरी हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। तो उस टाइम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था वैक्यूम ट्यूब के अंदर कि क्या होता है एयर का प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, गैस का प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो उसी तरह ये भी एक एक्सपेरिमेंट उसी में से एक था। वैक्यूम ट्यूब का एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन जो हुआ था कुछ साल पहले ही हुआ था, तब से बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे नया नया प्रॉपर्टीज़ ढूंढने का। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी एक नया बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग खोज पाए जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही नाम दिया था उसका इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या इसमें था। तो सबसे पहले ये हाई वोल्टेज अप्लाई होता था, एक हाई वोल्टेज बैटरी था जिसका अराउंड 10,000 वोल्ट्स था। ये 10,000 वोल्ट्स था। ये एयर का जो प्रेशर था ये बहुत ही कम था, बहुत ही कम, मतलब 0.01 ऐसा करके पैस्कल करके कुछ था, और ये बहुत ही कम था। ये एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से मतलब कि यहाँ से एयर निकाल के इसका प्रेशर कम किया गया था। ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते थे तो हम लोग मतलब वहाँ पे पता चला कि यहाँ से कोई रे टाइप का निकलता है कैथोड से और एनोड की ओर जाता है। वो इसको हम लोग आँख से नहीं देख पाते, मतलब उस टाइम यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई यहाँ पे लगा दिया गया था। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, अगर वहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का कोई एनर्जी उस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो वो चमकने लगता है। चाहे वो सनलाइट हो, चाहे किसी भी टाइप का एनर्जी हो, अगर उस पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ने उसको लगा दिया, जिससे कि अगर ये कैथोड रे जो इस पे आके टकराएगा तो यहाँ पे एक चमकेगा, ये थोड़ा थोड़ा चमकेगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ आके इस पर एनर्जेटिक चीज़ टकराया है। तो ये इसका सेटअप था और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इससे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिला, क्या क्या पता चला ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्या क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम के साइंटिस्ट ने। तो ऑब्जर्वेशंस क्या था? कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कैथोड रे जो था वो कैथोड से स्टार्ट होता था और मूव टुवार्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाता था। मतलब कैथोड से शुरू हुआ और एनोड की तरफ गया। ऐसा नहीं है कि कहीं भी डिफ्लेक्शन किसी प्रकार का नहीं होता था, ये सीधा आता था और सीधा जाता था। दिस मटेरियल्स आर नॉट विजिबल, ये जो भी मटेरियल था ये दिखता नहीं था, मतलब ये हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते थे इसको, बट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। बट फ्लोरोसेंट मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया कि पीछे अगर इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जाए तो वहाँ पे उसके चमकने की वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये रे यहाँ से आकर के इधर टकरा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है, वो हम लोग वहाँ से बता सकते हैं। अगला पॉइंट क्या था? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि एकदम कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन, किसी भी तरीके का चेंज इन डायरेक्शन नहीं होता था उसमें, एकदम सीधा लाइन में जाते थे जब तक कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना हो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से क्या डिफरेंस आता है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते थे तो क्या होता था। अब अगला प्रॉपर्टी क्या था कि अगला ऑब्जर्वेशन, द कैथोड रे प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन कैथोड ट्यूब। ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू था, बहुत ही बड़ा अजीब ऑब्जर्वेशन था और बहुत ही बड़ा डिस्कवरी हुआ इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो जो सबसे पहली बात था कि सपोज़ हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज़ अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, उसमें अगर हम लोग चीनी डालेंगे तो वो चीज़ मीठा हो जाता है, अगर हम लोग उसमें नमक डालेंगे तो वो नमकीन हो जाता है, अगर उसमें हम लोग तीखा डालेंगे तो तीखा हो जाता है। मतलब क्या, वो स्वाद जो है वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है जो हम उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो डालेंगे वो उसका स्वाद वैसा हो जाएगा। लेकिन कैथोड रे में अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करके देखें उससे, तो इसमें सपोज़ अगर हम लोग हीलियम डालते थे या फिर ऑक्सीजन डाले या हम लोग नाइट्रोजन डाले, कोई भी गैस डाले, तो उसका प्रॉपर्टी उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए था ना। अगर ये एटम्स, उस टाइम तक पता था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है,
तो उसके हिसाब से तो सबका प्रॉपर्टीज चेंज होना चाहिए था कि यहाँ अभी हीलियम डाले तो उसका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए था, वो जो कैथोड रे था, और जो ऑक्सीजन डाले तो अलग होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कैथोड रेज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन द कैथोड ट्यूब। गैस कुछ भी यूज़ करे, कैथोड रे हमेशा सेम रहता था। तो सेम कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट था ना, कि कैसे वो सेम कैसे हो सकता है, अगर हम लोग अलग अलग तरह का गैस डाल रहे हैं फिर भी वो सेम कैसे है। तो इसके लिए बताया गया कि ये तभी पॉसिबल है जब कैथोड रे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, वो कोई ऐसा पार्टिकल से बना हो जो एटम से भी छोटा हो, एटम के अंदर एटम का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसी चीज़ की वजह से हो। तो उससे हम लोग डिस्कवर किया कि ये इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी का ये वेव, उसी का ये एक लहर होता है जिसको कि हम लोग रे कहते हैं, और ये कैथोड रे कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ ऐसे जा रहे हैं, इसी को हम लोग कैथोड रे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने डिस्कवर किया कि ये किसी कोई पार्टिकल है जो कि एटम से भी छोटा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहीं से वो डिस्कवरी हुआ जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी गैस चेंज करने से उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उनमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट हो जो एटम से भी छोटा हो। ये एग्जांपल अगर आप लोग को समझ ना आया हो तो आप डाउट्स में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास जब हम लोग का चलता है वीकेंड्स पे तो उसमें सारा डाउट्स क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या था, डिफ्लेक्शन कैसे होता था, अगर हम लोग किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन होता था। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता था कि अगर हम लोग यहाँ से कोई डिफ्लेक्टिंग कॉइल, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो ये अपने पाथ से, ये जो इसका पाथ है, ऐसे ही अगर कुछ नहीं होता तो ये यहाँ आके ऐसे सिंपली टकरा जाता। जैसा कि हमने कहा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो ये ऐसे घूम जाता था किसी डायरेक्शन में, या इधर हो सकता है इधर घूम जाए, वो डिपेंड करता था हम लोग किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर चला कि ये इसमें कोई चार्ज पक्का प्रेजेंट होता है जिससे कि ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब द डिफ्लेक्शन इज सेम एज दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो देखिए सिंपल सा बात है, इसमें लिखा है कि डिफ्लेक्शन जो था, जैसा हम लोग एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल से उम्मीद रखते हैं, अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे सामने है और उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी उसी की तरीके का था कि कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो ऐसा डिफ्लेक्शन शो करता। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और हम उसका क्या बोल सकते हैं, उसका कुछ लक्षण या उसका कुछ आदत देख रहे हैं और उसका आदत किसी आदमी से मैच करता है, तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं ना कि पक्का अगर दो ही आदमी है, सपोज यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है, तो अगर हम पता करें कि इसका आदत इसके जैसा मैच कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसमें वही चार्ज प्रेजेंट हो, क्योंकि या तो एक पॉजिटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, और तो कोई चार्ज होता नहीं है कि बहुत सारा चार्ज है तो कन्फ्यूज़न होगा। तो या तो इसका प्रॉपर्टीज पॉजिटिव की तरह होगा या निगेटिव की तरह होगा, लेकिन ये निगेटिव चार्ज की तरह इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, तो इसलिए इसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की श्रेणी में रखा गया कि इसका चार्ज जो है, जो भी ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी ये पार्टिकल, इसका चार्ज निगेटिव है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपेरिमेंट से जब इसको अप्लाई किया गया वहाँ पे, तब ये पता चला हम लोग को कि वो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो भी वो पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज है। अब आगे इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता लगा पाए कि चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज तो एक्चुअली उस टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे जे थॉमसन ने, लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। वो भी यही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसे करके दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया। ये सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, और ये जो डिफ्लेक्शन है इसको अगर y ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको x ले लेते हैं, तो इन दोनों के बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन से हम लोग को ये सब तो पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सब तो कैलकुलेटेड था, क्योंकि उन्होंने खुद अप्लाई कर रहे थे, वो खुद मशीन से डाल रहे थे, तो उनको तो पता था कि ये कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बैलेंस करके उसको किसी खास पॉइंट पे लाया और उससे उन्होंने कैलकुलेट किया। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है BVQ, वेलोसिटी ऑफ दैट रे,
और चार्ज ऑफ द रे, और बी हो जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू चार्ज। ये दोनों फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और यहाँ से हम दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं, सपोज अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, v हम लोग का निकल जाएगा, v हो जाएगा f बाई बी, उसका जो वेलोसिटी है वो हम लोग निकाल लिए यहाँ से। अब इस तरह से आगे अब हम जब देखते हैं डिफ्लेक्शन जो होता था, डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता था, वी टी इज इक्वल टू एक्स। जितना देर में ये ऊपर जा रहा है, सपोज ये ऊपर जा रहा है, ये y डिस्टेंस है, और उतना ही देर में ये आगे आ रहा है, तो x और y का टाइम तो बराबर है ना, डिफ्लेक्शन भले ही अलग हो लेकिन टाइम तो बराबर है। तो x का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए। अब वहाँ से हम लोगों ने v का वैल्यू तो पहले ही निकाल के रखा है, यहाँ पे देखिए ये जो v का वैल्यू हम लोग पहले निकाल के रखा है। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते थे v का और उसको सॉल्व किए थे, तो q बाई एम, ये जो q बाई एम रेशियो है ये भी हम लोग को पता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि मशीन से अप्लाई होता था, तो ये भी हम लोग का वैल्यू पता है। x और y कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या q बाई एम निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। v का वैल्यू निकल ही चुका है, एक v अननोन था, यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग को नहीं पता था, तो v का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया कि f बाई बी, सॉरी e बाई बी हमारा वेलोसिटी है। तो वहाँ से हम लोगों ने q बाई एम का ये जो वैल्यू है यही q बाई एम आया था। ये है चार्ज बाई मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हम लोग पूछ सकते हैं कि ये निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, ना चार्ज पता चला ना मास पता चला, लेकिन इससे एक फ़ायदा तो है ना, अगर हम लोग दोनों में से कोई भी एक निकाल लेते हैं, सपोज चार्ज निकाल लेते हैं या मास निकाल लेते हैं, तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा। एक का वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो यही इससे फ़ायदा हुआ था बस, कि चार्ज अगर निकाल लिए तो मास निकल जाएगा, और मास निकाल लिए तो चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि हम दोनों का रेशियो तो हमको पता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा थॉम्पसन्स का जो कैथोड एक्सपेरिमेंट था, उससे हम लोग कंक्लूज़न क्या निकाला, और उससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाला, q बाई एम का रेशियो। कंक्लूज़न क्या था कि जो एटम होता है उसमें एक पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, और वो निगेटिवली चार्ज होता है, ये सब आया था। इसी के बेसिस पे जे थॉम्पसन ने एक एटमिक मॉडल दिया। एटमिक मॉडल क्या था कि जे थॉम्पसन कंपेयर्ड एन एटम विथ वाटरमेलन। जे थॉम्पसन ने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया। वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज, तरबूज जैसा सोचा उन्होंने, बोला कि एक तरबूज जैसा एटम होता है। अगर एक गोल तरबूज रखा जाए तो वो एक एटम है। वेयर इलेक्ट्रॉन वेयर रेड पल्प, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो सीड्स था वो इलेक्ट्रॉन जैसा है, जो उसमें सीड होता है तरबूज में, जो काला काला सीड है उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और रेड पल्प, वो जो रेड का उसमें जो हम लोग खाने वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगला ये देखिए आगे कैसे, ये हम लोगों ने जे थॉम्पसन का एटमिक मॉडल था, और ये वाटरमेलन था। तो ये क्या है, ये जो था ये पॉजिटिव चार्ज था, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये सब पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह, बीज की तरफ फंसे हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ वाटरमेलन में होता है। वाटरमेलन क्या होता है, ये पल्प होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और बीच में छोटा छोटा सीड्स फंसा होता है। उसी तरीके का ये थॉम्पसन का एटमिक मॉडल उन्होंने बताया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आफ्टर द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने जो किया, दिस मॉडल वाज टोटली रिजेक्टेड। हाँ, एक ये भी बात था कि थॉम्पसन ने कभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा था कि मेरा ये सही होगा। उन्होंने बस एक अप्रोक्सीमेशन किया था कि शायद ऐसा हो सकता है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि ये कभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह सही है या फिर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस मॉडल को लेके, लेकिन उस टाइम का डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जितना चीज़ भी सामने आया था उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल जो था उन्होंने अपने हिसाब से दिया कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने बताया था, उसके बाद ये मॉडल टोटली रिजेक्ट हो गया। इसको मतलब ये मॉडल उस टाइम के उस एक्सपेरिमेंट के बाद हो ही नहीं सकता था, जैसा कि उन्होंने बताया था। अब आगे जो डाल्टन्स एटमिक थ्योरी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि उनका क्यों सही नहीं है, उनका डाल्टन्स एटमिक थ्योरी जो था वो क्यों गलत हो गया। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि उनका एक स्टेटमेंट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टीज़। तो सेम एटम का अगर सेम एलिमेंट का एटम है, दो एटम, सपोज ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का एटम है और ये भी कार्बन का एटम है, तो इसका सारा मास और प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। इसका इन दोनों का मास सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। लेकिन आइसोटोप एक
टॉपिक है आइसोटोप्स क्या होता है, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये जो होता है दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस, इसमें सेम एटम का मास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन का एक एटम का मास 12 है, एक एटम का मास 13 है, एक एटम का मास 14 है, ये अलग अलग एटम का अलग अलग मास होता है, यही 3 इसका आइसोटोप्स होता है, इन तीनों को आइसोटोप्स कहते हैं। ये तीनों कार्बन है लेकिन तीनों का मास अलग अलग है, तो उनका पहला ही ये गलत हो गया कि सेम एटम का सेम एलिमेंट का एटम सेम होता है, यहाँ तो अलग अलग है, तो उनका इसीलिए पहला गलत हो गया। अब दूसरा क्या था, उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट मास और प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, उनका प्रॉपर्टी सेम होगा। अब आइसोबार्स एक टॉपिक है, आइसोबार्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मासेज, इसमें क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसका सेम मास हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये कार्बन का 14 मास है और नाइट्रोजन का हम लोग सब जानते हैं 14 मास होता है, इन दोनों में एटम तो डिफरेंट है लेकिन मास दोनों का सेम है, तो इसलिए उनका दूसरा प्रॉपर्टी भी गलत हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, लेकिन अब हम लोग तो सब जानते हैं ना कि आइंस्टीन का फेमस रिलेटिविटी का फॉर्मूला है E = mc², तो हम लोग क्या है एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एटम्स को हम लोग एटम को बर्बाद करके हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, एटम को यूज़ करके हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, तो एटम्स इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं रहा, तो उनका ये भी थ्योरी गलत हो गया कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। चौथा उन्होंने कहा था इनडिविजिबल, एटम्स को और छोटा डिवाइड किया जा सकता है, एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उससे भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, मेसोन से सब जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो उनका ये सब, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से जितना भी नॉलेज वो गेन कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था, किसी तरीके का इक्विपमेंट नहीं था, तो अपने हिसाब से उन्होंने काफ़ी हद तक एक सही दिया था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी उनका वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि अभी उनका सारा जो जितना भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सारा का सारा गलत हो गया है। तो ये था टोटल जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे। अब क्या था, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार रिवाइज करके। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट में हम लोगों ने बताया कि एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। अब इसमें हमने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, जो एटम से छोटा पार्टिकल्स है, जो एटम के अंदर रहता है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उसका मैंने चार्ज, मास रेशियो सब कुछ समझाया कि कितना होता है। आगे क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जॉन डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था, जो कि सबसे पहला किसी कॉन्सेप्चुअल तरीके से उन्होंने समझाया था, उसको हमने बताया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये उनका एटॉमिक मॉडल एक सिंपल सा स्फेयर टाइप का था उनका एटॉमिक मॉडल, कि यही एक एटम है, ये एटम है, एक सिंपल सा उन्होंने स्फेयर से समझाया था कि यही एटॉमिक मॉडल है। दूसरा था जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया ये पढ़ा, ऑब्जर्वेशन क्या क्या था, कैथोड रे जो था वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है वो बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और उसका प्रॉपर्टीज़ किसी भी गैस पे डिपेंड नहीं करता है, जिससे हम लोगों ने ये पता किया कि वो स्फेयर वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है कैथोड रे, वो किसी भी एटम से या फिर किसी भी मॉलिक्यूल से नहीं बना होता है। आगे फिर उन्होंने आगे क्या था, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज सेम एज दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसा कि हम लोग किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल से उम्मीद रखते हैं वैसा डिफ्लेक्शन कैथोड रे भी शो करता है। यहाँ से हमने E/m रेशियो निकाला, E/m रेशियो कैसे निकाला वो भी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके वहाँ से कैलकुलेट करके Q/m जो रेशियो है वो हमने यहाँ से निकाला। फिर थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल है, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल निकाला, ये स्फेयर जो कि उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था वो मैंने यहाँ पे बताया। और लास्ट में जो मैंने बताया था कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्यों गलत है, उनका गलत कैसे है एटॉमिक थ्योरी सारा, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताया था कि कैसे उनका गलत हो गया सारा एटॉमिक थ्योरी जितना भी उन्होंने दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही था, और अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और सैटरडे को हम लोग का वीकेंड में जो लाइव क्लास होता है उसमें सारा डाउट्स लाइव क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो किसी तरीके का डाउट्स है तो प्लीज़ या तो हमारे ग्रुप जो हमारे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग आपको बता सकते हैं, और मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, मैं लिंक डाल दूँगा अपना टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में करते हैं, बाय।